आज हमारे सामने ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल का एक सारांश है। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही रैडिकल भी है। आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं उसे 10 गुना बढ़ा दीजिए और फिर उसे हासिल करने के लिए जो मेहनत लगेगी उसका अनुमान भी 10 गुना बढ़ा दीजिए। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी फलसफे की गहराइयों में उतरना है। ये समझना है कि 10 गुना ज्यादा सोचना और 10 गुना ज्यादा करना, क्या ये आज की वर्क लाइफ बैलेंस वाली दुनिया में भी रेलेवेंट है, या ये सिर्फ हसल कल्चर का एक और आकर्षक नाम है? यही सवाल मेरे दिमाग में भी था, क्योंकि एक तरफ हम बर्नआउट और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये किताब कह रही है कि अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दो। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। कार्डोन का पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके सपने बड़े थे, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य ही बहुत छोटे थे। हाँ, और ये सीधे तौर पर उस मानसिकता को चुनौती देता है जहां हम सोचते हैं कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा कैसे मिले। 10x का नियम इस सच्चाई पर बना है कि हर काम में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर आपको लगता है कि 10 फोन कॉल से एक डील हो जाएगी, तो हकीकत में शायद 50 कॉल्स लगें। तो अगर आप शुरू से ही 100 कॉल्स का लक्ष्य लेके चलेंगे, तब जाकर आप उन अनचाही रुकावटों को पार कर पाएंगे। ये एक तरह का बफर बनाने जैसा है, लेकिन मेहनत का बफर। बिल्कुल, और यहीं से इस नियम की बुनियाद शुरू होती है। तो ये 10x नियम सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बारे में है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? क्योंकि सिर्फ मेहनत करना तो गधा मजदूरी भी हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ मेहनत के वॉल्यूम के बारे में नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में है। ये आपके लोकस ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से इंटरनल करने जैसा है। मनोविज्ञान में इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि आपके जीवन के नतीजे बाहरी चीजों जैसे किस्मत, सरकार या अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि आपके अपने एक्शंस पर निर्भर करते हैं। जो लोग मानते हैं कि उनकी सफलता बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, वो 10x सोच को कभी अपना ही नहीं सकते। वो हमेशा बहाने ढूंढेंगे। जब आप 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर भी फेल होते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि मार्केट खराब था। आप कहते हैं शायद मुझे 10 गुना नहीं 20 गुना मेहनत करनी चाहिए थी। ये तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात हो गई। और यहीं से हमारा अगला पॉइंट आता है, जो कहता है कि सफलता एक विकल्प नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। ये सुनने में बहुत हैवी लगता है। ये हैवी है, और जानबूझकर इसे ऐसा बनाया गया है। कार्डोन का तर्क है कि सफलता पाना आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए। सफल लोग सिर्फ भाग्यशाली नहीं होते, उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए असाधारण मेहनत की है। यह विचार एक्सट्रीम ओनरशिप के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है, जिसे नेवी सील्स ने लोकप्रिय बनाया था। लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी लेना, अगर इकोनॉमी खराब हो जाए और बिजनेस पर असर पड़े, तो वो किसी की व्यक्तिगत गलती कैसे हुई? ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? लगता है, और यही इसका पॉइंट है। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप हर बुरी चीज के लिए खुद को दोष दें। इसका मतलब ये समझना है कि भले ही समस्या आपने पैदा ना की हो, लेकिन उसका समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। सफल लोग कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलते। वे ये नहीं कहते कि मेरी टीम ने अच्छा काम नहीं किया। वे कहते हैं मैं अपनी टीम को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाया। ये मानसिकता आपको विक्टिम बनने से रोकती है और आपको हमेशा एक्शन मोड में रखती है। समझ गए, विक्टिम नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। और एक्शन की बात करें तो किताब में एक्शन लेने के 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है कुछ ना करना, दूसरा पीछे हट जाना यानी काम को छोड़ देना, तीसरा सामान्य एक्शन लेना जो ज्यादातर लोग करते हैं, और चौथा जिसे मैसिव एक्शन कहा गया है यानी बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लेना। और कार्डोन के हिसाब से सिर्फ चौथा विकल्प ही आपको असाधारण सफलता दिला सकता है। यहाँ मैसिव एक्शन का एक बहुत अच्छा उदाहरण बच्चों से मिलता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो दिन में 100 बार गिरता है और 100 बार उठता है। वो हिसाब नहीं लगाता, वो थकता नहीं, वो बस अपनी पूरी ताकत लगा देता है। कामयाब लोग इसी बच्चे वाली मानसिकता को अपनाते हैं। वे हर दिशा में, हर तरीके से लगातार कोशिश करते हैं जब तक कि कुछ काम न कर जाए। लेकिन यहीं पर मेरा वो बर्नआउट वाला सवाल फिर से आता है। मैसिव एक्शन और बिना सोचे समझे बस काम करते रहने में क्या फर्क है?
क्या ये रणनीति के बिना सिर्फ थकान का रास्ता नहीं है? यही बहुत ही जरूरी न्यूआंस है। मैसिव एक्शन का मतलब अंधाधुंध काम करना नहीं है। इसका मतलब है इतनी ज्यादा कोशिश करना कि आप बाजार में एक शोर पैदा कर दें कि लोग आपको नजरअंदाज ना कर पाएं। ये विजिबिलिटी बनाने का तरीका है। शुरू में आपको नहीं पता होता कि कौन सी रणनीति काम करेगी, तो आप सब कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन साथ साथ आप सीखते भी जाते हैं। मैसिव एक्शन आपको फीडबैक देता है। आप 100 कॉल्स करते हैं, आपको पता चलता है कि 5 तरह के क्लाइंट हाँ कहते हैं और 10 तरह के ना। अब आपका अगला मैसिव एक्शन ज्यादा स्मार्ट होगा। ये फायर बुलेट्स देन कैनन बॉल्स वाली स्ट्रैटेजी है। पहले छोटी छोटी बहुत सारी कोशिशें करो, और जब पता चल जाए कि निशाना कहाँ है, तब अपनी पूरी ताकत लगा दो। अच्छा, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, सिर्फ मेहनत का प्रोसेस नहीं। ये बात इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। किताब कहती है कि औसत या मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखना खतरनाक है। एक मिनट, हम सब तो एक स्टेबल मिडिल क्लास जिंदगी की ही बात करते हैं। ये तो एक एस्पिरेशनल गोल माना जाता है। किताब इसे खतरनाक क्यों कह रही है? ये इसलिए कह रही है क्योंकि औसत एक बहुत ही अस्थिर जगह है। इस किताब में औसत को एक अलग ही नजरिए से देखा गया है। इसके हिसाब से औसत का मतलब है भविष्य के बारे में सोचे बिना सिर्फ आज और कल में जीना। 2008 के आर्थिक संकट ने यह साबित कर दिया था। सबसे बुरा असर मिडिल क्लास पर ही पड़ा था। जिनकी नौकरियां गईं, जिनकी बचत खत्म हो गई, वे अचानक औसत से नीचे आ गए। कार्डोन का तर्क है कि अगर आप सिर्फ औसत का लक्ष्य रखेंगे तो एक भी बड़ा झटका, जैसे नौकरी छूटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, आपको औसत से नीचे धकेल सकता है। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह जैसा है कि सिर्फ गुजारे लायक नहीं, बल्कि बहुतायत में कमाने का लक्ष्य रखो, ताकि आप किसी भी संकट का सामना कर सको। बिल्कुल, लक्ष्य हमेशा औसत से 10 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बिल भरने का है तो आप हमेशा किनारे पर जिएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का है, तो आप उन एक्शंस को लेंगे जो आपको किसी भी आर्थिक तूफान से बचा सकें। औसत लक्ष्य आपको औसत एक्शन लेने पर मजबूर करता है, और औसत एक्शन आपको औसत नतीजों पर लाकर छोड़ देता है, जो बहुत जोखिम भरा है। तो फिर लक्ष्य बनाने का सही तरीका क्या है? किताब में एक लेखक का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। अगर आपका सपना एक लेखक बनना है, तो 2 पन्नों की कहानी लिखने का लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य रखिए एक पूरा नॉवेल लिखने का। तर्क यह है कि अगर आप नॉवेल लिखने में असफल भी हो गए, तब भी आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा सफल होंगे जिसने सिर्फ एक छोटी कहानी लिखी। और ये बात हर फील्ड में लागू होती है। 10x लक्ष्य बनाने का फायदा ये है कि ये आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपका लक्ष्य 1 लाख कमाना है, तो आप एक नौकरी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10 लाख कमाना है, तो आपका दिमाग नौकरी के अलावा बिजनेस, निवेश और कई दूसरे रास्तों के बारे में सोचने लगेगा। बड़ा लक्ष्य आपकी सोच का दायरा बढ़ा देता है। इसी सिलसिले में किताब में एक आम गलती के बारे में बताया गया है, खासकर नई कंपनियों के लिए। कहा गया है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपना पहला लक्ष्य बनाना एक गलती है। ये तो बिजनेस की हर किताब के खिलाफ जाता है। हाँ, ये सुनने में बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब है मौजूदा ग्राहकों को खुश रखना, लेकिन कार्डोन का तर्क है कि शुरुआती दौर में आपका पूरा ध्यान कस्टमर एक्विजिशन पर होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक पहुंचना। क्योंकि जब तक आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस ही नहीं होगा, तो आप संतुष्ट किसे करेंगे? उनका कहना है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके ग्राहक नाखुश हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि आप मौजूद हैं। तो पहले विजिबिलिटी, फिर सेटिस्फैक्शन। गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों ने भी तो यही किया। उन्होंने पहले एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, और फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते गए। उनका पहला लक्ष्य था हर किसी के हाथ में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना। एकदम सही। पहले ग्राहक बनाओ, फिर उन्हें खुश रखो। ऑब्सक्योरिटी यानी गुमनामी किसी भी नए बिजनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैसिव एक्शन का एक बड़ा मकसद इसी गुमनामी को तोड़ना है। चलिए, अब मानसिकता के एक और पहलू पर आते हैं, जुनून और डर। किताब कहती है कि आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी, ऑब्सेस्ड होना चाहिए। लेकिन ऑब्सेशन शब्द का तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। बिल्कुल, और कार्डोन उसी कॉनोटेशन को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महानता बिना जुनून के हासिल नहीं की जा सकती। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में सुबह शाम सोचना होगा, उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना होगा। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक तोहफा है। जब दूसरे देखते हैं कि आप अपने काम को लेकर कितने गंभीर और जुनूनी हैं,
तो वो भी आप पे भरोसा करने लगते हैं। आपका जुनून संक्रामक होता है, ये आपकी टीम और आपके ग्राहकों को भी इंस्पायर करता है। और जुनून के सिक्के का दूसरा पहलू है डर। दिलचस्प बात यह है कि किताब में डर को एक अच्छा संकेत माना गया है। कहा गया है कि अगर आपको कोई बड़ा काम करते हुए डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। डर को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करने की बात कही गई है। अगर आपको किसी काम को करने में डर नहीं लग रहा, तो शायद आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। डर इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। ये वैसे ही है जैसे कोई पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहा हो। अगर दिल नहीं धड़क रहा है, अगर थोड़ा डर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ऑडियंस या अपने मैसेज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो डर ही बताता है कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। डर को पीछे हटने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल समझें। ये सुनने में तो बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन जब असल में कोई आपके काम को पब्लिकली क्रिटिसाइज करता है तो उसे हैंडल करना आसान नहीं होता। और किताब का अगला पॉइंट इसी बारे में है कि आलोचना सफलता की निशानी है। और ये 100% सच है। जब तक आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई आप पे ध्यान नहीं देता। जिस पल आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं और आपको विजिबिलिटी मिलनी शुरू होती है, आलोचना अपने आप आ जाती है। ये एक प्राकृतिक नियम जैसा है। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। कार्डोन कहते हैं कि आलोचना से डरने की बजाय आपको इस बात से डरना चाहिए कि कोई आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ अटेंशन, और अटेंशन आज की दुनिया में सबसे कीमती करेंसी है। बिल्कुल, और इसे हमेशा आगे बढ़ते रहने के विचार से जोड़ना चाहिए। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक लक्ष्य हासिल करने के बाद रुकना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा लक्ष्य तय करना है। किताब में एक यूट्यूबर का उदाहरण है जो पहले हर हफ्ते एक वीडियो डालता था। जब वो सफल हुआ तो उसने आराम नहीं किया। उसने क्वालिटी और संख्या दोनों बढ़ा दी। हर 5 दिन में एक वीडियो, फिर 4 दिन में। यही विस्तार का नियम है। सफलता को बनाए रखने के लिए आपको अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा, बल्कि और बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 10x नियम सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बारे में नहीं है। यह है एक पूरी मानसिकता है। बड़े से बड़े लक्ष्य तय करना, उन पर असाधारण और मैसिव एक्शन लेना, हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना, डर को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना, आलोचना को सफलता का संकेत मानना, और कभी भी संतुष्ट होकर रुकना नहीं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। और अंत में किताब मिडिल क्लास मानसिकता को तोड़ने और अपने नाम की एक पहचान बनाने पर जोर देती है। जैसे एप्पल का नाम MP3 प्लेयर आईपॉड से और ऊबर का नाम टैक्सी सर्विस से जुड़ गया। उन्होंने उस इंडस्ट्री पर अपना दबदबा बना लिया। तो सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने नाम को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान कैसे बना सकता है। ऐसा क्या किया जाए कि जब लोग उस फील्ड के बारे में सोचें तो उनका नाम सबसे पहले दिमाग में आए। और इस सफर की शुरुआत के लिए आज से ही ऐसा कौन सा एक 10 गुना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है?